Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of May 2023. 10 मई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और 1 लाइक का कंसेप्ट है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ये आपके ऊपर है कि हमारा वीडियो कितना दूर तक जाएगा, है ना। दिस डिपेंड्स अपॉन योर कंट्रीब्यूशन एज वेल। तो लाइक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए, कंटेंट की मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस आज के सबसे पहले सवालों के साथ। पहला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा। आपको बताना है कि आंध्र महिला सभा के फाउंडर कौन थे। ऑप्शंस आर पंडिता रामाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी या सरोजनी नायडू। आपको बताना है इनमें से कौन आंध्र महिला सभा की फाउंडर थी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। आंसर इसका दुर्गाबाई देशमुख है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922। 1922 दिसंबर के बाद स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शंस आर विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। सो थिंक ऑफ द आंसर, मार्क करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन सेम हो गया, तो चलो ठीक है, दो ही क्वेश्चन ले लेते हैं आज, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे आई थिंक सही से वो नहीं लिखा। तो दीज टू क्वेश्चंस वर देयर। आई होप आप इसको समझे होंगे। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, चलो मैं और दे देता हूँ आपको। कल मैंने पद्म अवार्ड्स के बारे में बताया था, तो आप मुझे ये बताइए कि एक साल में कितने पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, कल जो मैंने नंबर बताया था ना, उसमें पॉस्थ्यूमस यानी कि जो मरणोपरांत दिए जाते हैं ना, वो इंक्लूड नहीं होते। कल किसी ने पूछा था कि सर आपने 120 बोला तो 128 कैसे दे दिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉस्थ्यूमस पद्म अवार्ड दिए गए हैं उनको काउंट नहीं किया जाता, वो तो मैक्सिमम 120 होता है, ठीक है ना। और आपके लिए छोटा सा सवाल ये कि पद्म अवार्ड्स देने के लिए जो कमिटी बनती है उसको हेड कौन करता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप लिख लीजिए और आंसर जरूर करिएगा। आगे हम मूव करते हैं, आज की न्यूज एनालिसिस पे आते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष इनॉग्रेटेड द सितवे पोर्ट इन रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। तो हमारे इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, उन्होंने सितवे पोर्ट इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? रखाइन स्टेट म्यांमार में। एंड दिस इज द, यहाँ पे उन्होंने पहला इंडियन कार्गो शिप भी रिसीव किया, जो कि निकला था कहाँ से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से। तो यहाँ पे दो लोकेशंस आपको पता चली। तो सितवे पोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है? म्यांमार में है। एंड ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ये कहाँ से निकला? ये कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है ना। तो सितवे पोर्ट जो रहेगा, दैट विल इनहेंस द बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल ट्रेड को, रीजनल ट्रेड को इम्प्रूव करेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। सेकंड जो न्यूज़ है वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी के रिगार्डिंग। 9 मई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 1866 में इनका जन्म हुआ था इन द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड वहाँ पे इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अगर हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले के मेंटर कौन थे? सबसे पहला सवाल कहीं पूछ सकते थे, एमजी रानाडे। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के मेंटर थे जस्टिस एमजी रानाडे। एंड उन्होंने स्टार्ट किया था, जस्टिस रानाडे ने स्टार्ट किया था सार्वजनिक सभा जनरल। याद रखिएगा, सार्वजनिक सभा जनरल। एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने एक वेल्वी कमीशन के सामने ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया, उसके सामने एक उन्होंने मतलब अपना डिपोजिशन पेश किया था। वेल्वी कमीशन, आपके लिए सवाल है, छोटा सा सवाल एक और, वेल्वी कमीशन किस चीज के लिए बनाई गई थी? सर्च करके बताओ, बनता है तो बताओ, अच्छी बात है, पढ़ा होगा आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। वेल्वी कमीशन, WELV कमीशन, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर बनाए गए थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर बनाए गए थे। एंड ये जो महारट्टा था इंग्लिश वीकली, उसमें ये आर्टिकल्स लिखा करते थे। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में भी इन्होंने सर्व किया था। याद रखिएगा, he visited Ireland and arranged for Irish nationalist Alfred Webb to serve as the president of the Indian National Congress in 1894. इसके अलावा
गोपाल कृष्ण गोखले पब्लिश्ड अ डेली न्यूज़पेपर एंटाइटल ज्ञान प्रकाश। ये लिख लो आप लोग कि एक डेली न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था जिसका नाम था ज्ञान प्रकाश। एंड इसके अलावा 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। 1908 में इन्होंने रनाडे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी मतलब कॉन्स्टिट्यूट करवाया, फाउंड करवाया। ही स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर हितवाद। एक उन्होंने वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था हितवाद, द पीपल्स पेपर। 1899 में गोखले जी को इलेक्ट किया गया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, एंड ही वॉज इलेक्टेड टू द इंपीरियल काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल टू इंडिया एज अ नॉन ऑफिशिएटिंग मेंबर रिप्रेजेंटिंग द बॉम्बे प्रोविंस। बॉम्बे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने गवर्नर जनरल की जो इंपीरियल काउंसिल थी उसमें भी मेंबर के रूप में काम किया एज अ नॉन ऑफिशिएटिंग मेंबर। एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर इन 1904। इसके अलावा 1905 में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी बनाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विच ट्रेंड पीपल टू बी सेल्फलेस वर्कर्स सो दैट दे कुड वर्क फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। है ना, सेल्फलेस वर्कर्स बनने की बात इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में की, और ताकि लोग जो है कॉमन गुड एंड लोगों के लिए काम कर सकें। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल, एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। एंड दीज आर द थिंग्स। एंड ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, एंड जिन्ना ने भी इनको गुरु माना है। इनफैक्ट जिन्ना ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मुस्लिम गोखले के रूप में जाने। तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर रिगार्डिंग गोपाल कृष्ण गोखले जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ केवल उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना, और बाकी की चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा। बिट्स पिलानी हैदराबाद डेवलप्स इलनेस डिटेक्टिंग मास्क विद सेंसर। अब एक मास्क बनाया है बिट्स पिलानी हैदराबाद ने, एंड यहाँ पे याद रखिएगा जो द मास्क, इसका नाम क्या है, LIG, लेजर इंड्यूस्ड ग्राफीन। याद रखिएगा क्या यूज किया इन्होंने, लेजर इंड्यूस्ड ग्राफीन का यूज किया है। इट्स अ 3D कार्बन नैनो मटेरियल। याद रखिएगा फ्लेक्सिबल लेजर इंड्यूस्ड ग्राफीन से बना हुआ है, स्ट्रेचेबल है ये, फ्लेक्सिबल है ये लेजर इंड्यूस्ड ग्राफीन, एंड ये 3D नैनो मटेरियल है, 3D कार्बन नैनो मटेरियल है फॉर रियल टाइम अटैचमेंट्स विद सर्जिकल मास्क। ठीक है ना, तो इसको रियल टाइम अटैचमेंट कर सकते हैं आप सर्जिकल मास्क के साथ एंड ऑल। LIG जो है इट इज़ वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर मॉनिटरिंग द वाइटल फिजियोलॉजिकल साइंस सच एज ब्रेथ रेट और रेस्पिरेटरी रेट एंड बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये सारी चीज़ें आप LIG के माध्यम से मॉनिटर कर सकते हैं। कौन कौन सी, ब्रेथ रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड इसके अलावा ये जो सेंसर है इट कैन बी प्लेस्ड ओवर द माउथ एंड नोज एंड विदाउट कॉजिंग एनी इरिटेशन वाइल इंश्योरिंग स्टेबल वर्किंग। ठीक है, तो इरिटेशन नहीं कॉज करता है, स्टेबल वर्किंग है, एंड दीज आर द थिंग्स याद रखिएगा। एंड इट्स अ किरीगामी बेस्ड स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबल लेजर इंड्यूस्ड ग्राफीन। ठीक है ना, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर रिलेटेड टू दिस, आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, आते हैं हम थोड़ा सा एडिटोरियल पार्ट में। 2 एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है ग्रीन क्रॉस हेयर्स। अब यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है ये यूरोपियन यूनियन के नए प्लान के ऊपर लिखा गया है। यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि वो एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिस मैकेनिज्म का नाम क्या है, CBAM। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, CBM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इस के अंदर यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है कि वो एक कार्बन टैक्स लगाएंगे ऐसे इंपोर्ट्स के ऊपर या ऐसे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स के ऊपर जिनको बनाने के दौरान कार्बन एमिशन हुआ होगा। अब ऐसे में इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो आयरन एंड स्टील है उसका बहुत बड़ा एक मार्केट यूरोपियन यूनियन भी है, और ऑब्वियस सी बात है आयरन ओर इंडस्ट्रीज में और आपकी स्टील इंडस्ट्रीज में कार्बन एमिशन होता है। तो अब इंडिया को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर 19% से लेकर के 52% के बीच तक की कार्बन ड्यूटी लगा दी जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है अगर कार्बन टैक्स आप 19% से 52% तक लगाओगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, 19% से 52% तक बढ़ जाएगी। सो दैट विल लीड टू नॉन कॉम्पिटिटिव प्राइजेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, एंड वो वहाँ पे जाकर जब महंगी होंगी तो ऑब्वियस बात है
से स्टिफ कंपटीशन मिलेगा और हो सकता है कि वो लूज कर जाए अपना मार्केट। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है जो कि इंडिया के लिए चल रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। एंड ये आई थिंक ये ड्यूटीज जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत। अब यहाँ पे एक टर्म था ग्रीन वॉशिंग, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है 2022 में। आपको पता होगा ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी हो वो मतलब फॉल्स तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करे कि वो बहुत ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा वो एमिशन नहीं कर रही है, इस तरीके से हेल्दी है उनका प्रोडक्ट, फ्री ऑफ केमिकल्स है उनका। तो ये फॉल्स, जब आप एक तरीके से पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, कोई बिजनेस अपने आप को फॉल्स तरीके से पोर्ट्रे करता है कि वो बहुत अच्छी प्रोसेस का यूज़ कर रहा है, ग्रीन प्रोसेस का यूज़ कर रहा है, तो वो ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। अच्छा, ईयू को ये लगता है कि जो टैक्स है वो WTO के साथ कंपैटिबल है, बट इंडिया कहता है कि नहीं, हम इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें। एक और चीज़ इंडिया ने ये भी कहा है कि ये तो एक तरीके से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट हो गया प्रिंसिपल के। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, अब ऐसे टाइम पे जब दूसरी कंट्रीज डेवलप करना चाहती तो आप बोल रहे नहीं कार्बन टैक्स लगाएंगे या करेंगे वो करेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जो कि एक इशू है, इनके ऊपर जरूर डिस्कशन चल रहा होगा। दूसरा है सीरियाज होम कमिंग। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अरब लीग ने रिसेंटली डिसीजन लिया है कि वो सीरिया को रीएडमिट करेंगे आफ्टर अ डिकेड ऑफ आइसोलेशन। 2011 में आई थिंक सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया था अरब लीग से, याद रखिएगा 2011 में अरब लीग से सीरिया को हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे वहाँ असद के खिलाफ, जो वहाँ के डिक्टेटर थे। तो असद ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन दिखाया, बहुत लोगों को मारा पीटा, है ना। तो इस कारण से अरब लीग ने 2011 में इनको हटा दिया था। बट नाउ दे आर अगेन रीएडमिटिंग सीरिया। क्यों? क्योंकि जब से इन्होंने हटाया था इनके ऊपर और ज़्यादा इश्यूज है। प्रॉब्लम समझ लीजिएगा, प्रॉब्लम ये थी कि जब सीरिया को हटाया गया अरब लीग के मेंबरशिप से, तो हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत सारे सीरियन रिफ्यूजीज जो थे वो बेचारे कहाँ चले गए? वो इन कंट्रीज में चले गए, सऊदी अरेबिया और ऐसी जो बाकी अरब लीग की कंट्रीज थी। अब अभी क्या है, सीरियन रिफ्यूजीज के कारण बहुत सारा इशू झेलना पड़ रहा है इन लोगों को। तो वो खुद चाहते हैं कि ये सीरियन रिफ्यूजीज जो है वापस से सीरिया चले जाएं। और वो कब होगा? जब नॉर्मलसी आएगी। नॉर्मलसी कब आएगी? जब वापस से अरब लीग और इनके रिलेशंस अच्छे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों वो लोग इस तरीके से रीएडमिट कर रहे हैं सीरिया को इन द उसमें। और दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सऊदी अरेबिया की अब ये नई जो पॉलिसी आई है कि एक तरीके से वर्ल्ड में पीस फैले, लोग जुड़े, तो अब उनको इकोनॉमी का भी महत्व समझ में आ रहा है। तो यमन के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, ईरान के साथ तो उन्होंने डील की ही है चाइना के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी होगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अरब लीग के बारे में आपको बता देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ये समझ लिएगा कि सीरिया का एडमिशन होना वापस से अरब लीग में यूएसए के लिए एक हार का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यूएसए अगेंस्ट थी सीरिया के रिजीम के, है ना। सऊदी अरेबिया का हमेशा उसने सपोर्ट किया, बट अब सऊदी जो है धीरे धीरे अमेरिका से दूर जाता जा रहा है, चाइना के करीब होता जा रहा है। तो दैट इज द थिंग। अरब लीग की अगर हम बात करें तो अरब लीग जो है, इसको लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है। एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑल द अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के जितने भी अरब और स्टेट्स हैं उन सबका मेंबर, उन सबका एक वो है, ये इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन कायरो में हुआ था, कायरो इजिप्ट में आता है। 1945 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा 1945 में। और यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1944 में, उसके बाद बना था अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944। करेंटली 22 अरब कंट्रीज हैं, जिसमें अल्जीरिया, बहरेन, कोमोरोस, जिबूटी, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, यूएई एंड यमन, ये कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। इसका एम है टू स्ट्रेंथन एंड कोऑर्डिनेट द पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्राम्स ऑफ इट्स मेंबर्स and to mediate disputes among them, है ना। All these things are very important. I hope you will remember that as well. And the Arab countries could help Syria to rebuild itself while also pushing Mr. Assad to reach out the opposition to find a permanent solution to the country's religious and political problems, है ना। So all these things are there. I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर सेंटर ने कहा है कि भाई ये डिपेंड करता है कि रैंकिंग कौन दे रहा है। और कल मैंने एस जयशंकर जी को भी सुना था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि देखो, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी बाय द वेस्टर्न कंट्रीज टू पुट अ प्रेशर अपॉन इंडिया। अदरवाइज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अफगानिस्तान से भी नीचे है। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, आप भी समझ सकते हैं जी। तो दीज आर ऑल द स्ट्रैटेजीज ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टू प्रेशराइज इंडिया। और अभी रिसेंटली इंडिया की जो रैंकिंग है वो 161 से नीचे गिर करके 150 से नीचे गिर करके 161 आ गई है, ठीक है ना, 161 पे आ गए हैं। अब ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और इसने इंडिया की रैंकिंग 150 से घटा करके 161 कर दी है। और इंडिया की रैंकिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सोमालिया के भी पीछे रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या है। तो तुषार मेहता जी ने बहुत अच्छी बात की कि भैया मैं अपनी फोरम बनाऊं और एक रैंकिंग निकालूं जिसमें इंडिया को पहली रैंक दे दूं, तो क्या वर्ल्ड उसको मानने लगेगा? तो दैट इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेम सेक्स कपल्स, लिव इन पार्टनर्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सरोगेसी लॉज, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को समझाया है, बताया है कि दैट सेम सेक्स कपल्स एंड लिव इन पार्टनर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सरोगेसी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन लॉज टू अवॉइड एनी मिसयूज एंड प्रोवाइड चिल्ड्रन अ कंप्लीट फैमिली, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट को बताई गई सेंटर के द्वारा कि दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एनी बेनिफिट अंडर द सरोगेसी लॉ और असिस्टेड रिप्रोडक्शन लॉज एंड ऑल, ठीक है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज, आप सबको पता है कि डीक्रिमिनलाइज द सेम सेक्स रिलेशंस एंड लिव इन रिलेशंस। तो सेम सेक्स रिलेशंस और लिव इन रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज किया था। एंड इसके अलावा अभी मैरिज और यूनियन पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ अभी भी सबजुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर है। अगर आपको कोई बोलता है कि अलाउड है मैरिज, तो मैरिज अलाउड अभी नहीं है एज ऑफ द इंडियन लॉज, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। सेंटर ने ये भी कहा कि सरोगेसी लॉज में अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं तो दैट विल क्रिएट मच केओस एंड दैट विल नॉट बी गुड। थर्ड, चीता डाइज इन कूनो। अब आपको पता है, कल मैंने बताया था शाशा और उदय की मौत के बाद अब दक्षा, एक फीमेल चीता थी, उसकी भी डेथ हो गई है ना। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश श्योपुर में है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो चीते आए हैं वो है अफ्रीकन चीता, है ना, नामीबिया से आया है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस होता है, एसिनोनिक्स जुबैटस। तो ये एक तो CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में आता है, एंड इसके अलावा IUCN में वल्नरेबल कंडीशन पे आता है, ठीक है ना। जो आपका अफ्रीकन चीता है वल्नरेबल है। इसके अलावा जो एशियाटिक चीता है उसको एसिनोनिक्स जुबैटस विनाटिकस बोलते हैं। वो सब स्पीशीज ऑफ द चीता फाउंड इन ईरान, जो इंडिया में एक्सटिंक्ट हुआ था वो एशियाटिक चीता था, ठीक है ना। 1950s में जो एक्सटिंक्ट हुआ था वो एशियाटिक चीता था। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो एशियाटिक चीता है वो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दैट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द IUCN। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके रिमार्क के कारण काफ़ी एक रो आ गई है। मतलब एक तो कवि गुरु किसे बोलते हैं? कवि गुरु याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बोलते हैं, है ना। कवि गुरु किसको बोलते हैं? कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने ये कह दिया कि जो नेशनल सॉन्ग है 2 कंट्रीज़ का वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, बट आप जानते हैं कि इट वॉज द नेशनल एंथम जनगण मन ऑफ इंडिया एंड अमार सोनार बांग्ला इन बांग्लादेश। ये दोनों गुरुदेव ने लिखे थे, गुरुदेव या फिर कवि गुरु, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए टर्म यूज होता है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.